जब भी हम आईएलटीएस के रिगार्डिंग यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हैं ना, तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ करने के लिए बोला जाता है कि भाई ये काम कर लो, आपके बैंड आ जाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, हम देखेंगे कि आईडीपी हमें कुछ ऐसी चीजें बोल रही है जो हमें नहीं करनी। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो हमारे बैंड आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने गूगल में लिखा है आईडीपी 8 बैंड राइटिंग। तो जैसे मैंने ये लिखा तो आपके सामने ना ये वाले कुछ स्टेप्स आ जाएंगे कि आपको 8 बैंड लेने के लिए 8 कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज आपके सामने खुल जाता है। तो जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर ना आपको कुछ डॉट दिखाई दे रहा है। डॉट का मतलब है कि आईडीपी आपको बता रही है कि ये चीजें आपको नहीं करनी है। ये सारी चीजें राइटिंग टास्क 2 के लिए, मतलब हम जो ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे में हमें आईडीपी बता रही है कि हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी है। उसमें से सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जब हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं ना, तो हम लोग परसेंटेज डेटा वगैरह यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने भी देखा होगा क्लास प्रैक्टिस के दौरान जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके टीचर्स भी बोलते हैं, आप खुद भी करते हैं कि जब आप अपने मेन आइडिया को सपोर्ट करना होता है तो आप एग्जाम्पल के लिखने के लिए आप परसेंटेज या नंबर वगैरह यूज़ करते हैं, जो कि आपको आईडीपी मना कर रही है। और ये सिर्फ आईडीपी वालों के लिए नहीं है, ब्रिटिश काउंसिल वालों के लिए भी सेम है। आइए हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये किसी स्टूडेंट ने राइटिंग लिखा है और उसने एग्जाम्पल देने के लिए लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द बीबीसी चैनल इन कैनेडा 95% ऑफ वर्कर्स आर डूइंग ओवरवर्क मोर देन देयर कैपेबिलिटी ड्यू टू इंक्रीजिंग द इन्फ्लेशन डे बाय डे। तो इसमें देखो, जैसे इसने 95% लिखा हुआ है, इसी चीज को आईडीपी आपको मना कर रही है कि ये वाली जो एग्जाम्पल हम बनाते हैं परसेंटेज वगैरह लगा के, उसको आपको यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे समझाने के लिए मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ आए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग एग्जाम्पल देना चाहते होंगे तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो लिखेंगे टू इलस्ट्रेट दिस या फॉर एग्जाम्पल वगैरह लिख देंगे। फिर वो लिखेंगे अ यूके गवर्नमेंट रिपोर्ट इन अप्रैल 2017 शोड दैट ओवर 59% ऑफ क्रिमिनल्स रीऑफेंडेड विद इन 2 years ऑफ बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन। मतलब इसका क्या है कि 2017 में कोई रिपोर्ट आई थी यूके गवर्नमेंट की, उसने ये बताया कि 59% क्रिमिनल्स ने दोबारा ऑफेंस किया या दोबारा क्राइम शुरू कर दिया जेल से छूटने के 2 साल के बीच बीच में। ये इसका मीनिंग बनता है। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल को देखिए, ये सारी एग्जांपल सेम है, लेकिन यहाँ पर जो है परसेंटेज की जगह पर मैंने लिख दिया है लार्ज प्रपोर्शन ऑफ क्रिमिनल्स। बाकी सारा सेम है। एक तरीका ये भी हो सकता है इसी एग्जाम्पल को लिखने का। अब उसी को ही एक तीसरे तरीके से भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी डेटा नजर नहीं आ रहा है, मतलब कोई साल नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर जैसे विद इन 2 years लिखा, वो नजर नहीं आ रहा है। सारा एग्जाम्पल सेम है। अब हम थर्ड वाली को रीड करते हैं। लिखा है टू इलस्ट्रेट दिस अ रीसेंट यूके गवर्नमेंट रिपोर्ट शोड दैट अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ क्रिमिनल्स रीऑफेंडेड सून आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन। तो ये देखो कितना क्लियर कट है। ये वाला एग्जांपल जो है ज्यादा नेचुरल दिख रहा है, इसमें कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो ये तरीका आपको भी अपनाना है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई है कि आपको कोशिश करो कि जो पहले वाली जो 2 एग्जाम्पल उसको अवॉइड करो, और जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें नंबर, स्टैटिस्टिक्स या ईयर्स वगैरह मैंने यूज़ नहीं करे हैं, जो कि ज़्यादा लॉजिकल साउंड कर रही है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इससे भी बेटर तरीके से लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर इसको मैंने थोड़ा और एडवांस लेवल में लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था टू इलस्ट्रेट दिस, इसको मैं बीच में से कट कर दूंगा। ये वाला जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, इसकी जगह पर हम क्या से लिखेंगे, UK government's report would be best evidence to support my idea, where they found a large proportion of criminals reoffended soon after being released from prison. ये उससे भी ज्यादा कनेक्टेड और ज्यादा कोहेरेंट एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, मेरी एडवाइस आप लोगों को रहेगी कि आपको परसेंटेज डेटा वगैरह यूज करने की बजाय आप लोग अगर मेजोरिटी, लार्ज प्रपोर्शन, मोस्ट वगैरह वर्ड यूज करते हैं तो ज्यादा अच्छा साउंड करेगा। यहाँ तक अगर स्टूडेंट्स आपने वीडियो देखा है, आपको वैल्यू लगी है, आपको कुछ समझ में आया है कि आपके काम की बात बताई गई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना वीडियो को। और मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें हमने अपने क्रैश कोर्स में कवर करी हैं, जो आपको सिर्फ 1500 रुपए का मिल जाता है, जिसमें हमने सारे मॉड्यूल्स के शॉर्टकट्स, टिप्स, स्ट्रेटजीज, कॉपी पेस्ट मेथड, रीडिंग की स्ट्रेटजीज, रीडिंग के शॉर्टकट्स, स्पीकिंग के टिप्स, लिसनिंग के एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस, सब कुछ कवर किया हुआ है बहुत ज्यादा डिटेल में। चाहिए तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी मिस्टेक की तरफ, वो है कि आपको मेमोराइज्ड ऐसे नहीं लिखना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपने भी देखा होगा सेंटर्स वाले क्या करते हैं कि आपको एक बहुत बड़ा टेम्पलेट दे देते हैं जिसमें मोर देन 60% कंटेंट पहले से ही लिखा होता है, 40% या 30% कंटेंट आपने लिखना होता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हम भी टेम्पलेट देते हैं, लेकिन हमारा टेम्पलेट मैं आपको बताऊंगा कि वो किस प्रकार का होता है
उसमें 40% कंटेंट लिखा होता है, बाकी कंटेंट आपने लिखना होता है, लेकिन जो टेम्पलेट हम आप देते हैं ना वो भी आपके लेवल का ही होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो टेम्पलेट मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट देते हैं वो 7 या 8 बैंड वाला लैंग्वेज लिखा होता है, लेकिन स्टूडेंट की अपनी लैंग्वेज उस लेवल की नहीं होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। उनको जो एग्जामिनर होते हैं उनको फट से पता चल जाता है कि ये ऐसे मेमोराइज्ड है या नेचुरल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गलती की। जो नेक्स्ट गलती है वो है ओवर यूज बेसिक लिंकिंग वर्ड्स। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिखा है फर्स्टली वगैरह हो गया। आपने देखा होगा जब आप ऐसे लिखते होंगे तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्टली, सेकेंडली वगैरह यूज करते हैं, जो कि इतना अच्छा इंप्रेशन आपकी राइटिंग में नहीं देते हैं। इसकी बजाय आपको एडवर्बियल फ्रेजेस यूज करने चाहिए। जैसे यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा एग्जांपल देके भी बताया हुआ, द फर्स्ट रीजन फॉर दिस, द प्राइमरी रीजन फॉर दिस। तो आपको आईडीबी वाले यहाँ पे देखो डू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको वो क्या बोल रहे हैं करने के लिए, वो बोल रहे हैं कि आपको एडवर्बियल फ्रेजेस यूज करने चाहिए रेदर देन सिंगल बेसिक लिंकर्स। तो आइए मैं आपको अपना टेम्पलेट दिखाता हूँ। ये हमारा टेम्पलेट का मैं थोड़ा सा पार्ट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये पहला बॉडी पैराग्राफ है और ये पहला सेंटेंस है। ये भी पूरा हमने एक लंबा सेंटेंस आपको दिया हुआ है और उसके बाद ये वाला सेंटेंस जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्टली सेकेंडली लिखने की बजाय आप लिख सकते हैं परहैप्स द मेन रीजन व्हाई पीपल आर इन फेवर ऑफ दिस आइडिया। तो भी आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट है। उसी प्रकार से जैसे सेकंड बॉडी पैराग्राफ है, ये देखो यहाँ पर जो लैंग्वेज आईडीपी वालों ने यूज़ करी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसी प्रकार का टेम्पलेट हमने भी डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर आप प्रेडिक्शन वगैरह लेते हैं तो आपको उसका 100% फ़ायदा होता है। उसके बाद नेक्स्ट गलती अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो अमेरिकन और ब्रिटिश स्पेलिंग को मिक्स कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटर और ये सेंटर, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये वाला जो सेंटर है वो ब्रिटिश पीपल यूज़ करते हैं और ये वाला जो सेंटर है वो अमेरिकन यूज़ करते हैं। तो आपकी राइटिंग में एक सीक्वेंस होना चाहिए। या तो आप पूरे का पूरे जो स्पेलिंग है वो ब्रिटिश वाले यूज़ करो, या फिर जो पूरे के पूरे स्पेलिंग है वो अमेरिकन वाले यूज़ करो। उसी प्रकार से जैसे कैटेगराइज एक वर्ड है, कैटेगराइज में अगर आप जेड के साथ लिख रहे हैं तो वो अमेरिकन बन जाएगा, अगर आप एस के साथ लिख रहे हैं तो वो ब्रिटिश बन जाएगा। तो आपकी चॉइस है आप क्या लिख रहे हो, यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन जिस भी फॉर्मेट को आप फॉलो कर रहे हो तो फिर आप उसी को ही फॉलो करो, मिक्स अप आपको नहीं करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट गलती है वो मुझे पता है आप में से मेजोरिटी करते होंगे, जैसे मासिस, डेनिजन। ये देखो ये ऐसे वर्ड हैं जो हम अक्सर ही यूज करते हैं, जिसको आईडीबी मना कर रही है कि आपको नहीं यूज करना है। ये सब पीपल के सिनोनिम्स हैं, लेकिन पीपल का सिनोनिम आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि पीपल का कोई भी सिनोनिम नहीं है। इसको यूज करने का भी एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये आपके ऐसे के हिसाब से लिखा जाता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो आपका ऐसे है ट्रांसपोर्ट के ऊपर, तो आप बार बार पीपल आपको लग रहा है कि आपका ओवर यूज हो रहा है, तो पीपल लिखने की बजाय आप जैसे ट्रांसपोर्ट को यूज करने वाले हैं तो उसके लिए आप ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स वर्ड यूज कर सकते हैं। मासिस तो वहां पे नहीं चलेगा, मासिस का मीनिंग कुछ और होता है। मासिस जो है वो साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर मासिस बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करता, लेकिन स्टूडेंट्स यूज करते हैं, उनको लगता है कि ये सिनोनिम है। उसी प्रकार से सिनोनिम का ओवर यूज करना बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं स्टूडेंट की ओवर यूज किया जाए। कुछ स्टूडेंट मैंने देखा वो वाटर का भी सिनोनिम लिखने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वाटर का कोई सिनोनिम नहीं है। हाँ, उसका एक केमिकल फार्मूला जरूर है, लेकिन आप उसको थोड़ी लिख दोगे वहां पे। उसी प्रकार से जैसे ईडियम्स वगैरह यूज करते हैं, ईडियम्स बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करने होते, बिकॉज ईडियम्स जो होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं। आईडीबी वालों ने हालांकि अपने 8 बैंड या 7 बैंड में लिखा हुआ कि आप इडियोमैटिक लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। इडियोमैटिक लैंग्वेज का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब्स। अब आप लोग पूछेंगे फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। देखो, फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है, फ्रेजल वर्ब होता है जब आप किसी वर्ब के साथ कोई भी प्रपोजिशन ऐड कर देते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ब्रिंग का मतलब होता है कोई चीज लेके आना, लेकिन ब्रिंग के साथ अगर हम अप ऐड कर देंगे तो वो ब्रिंग अप बन जाएगा। तो ब्रिंग अप का मतलब होगा पालन पोषण करना। तो जब भी किसी भी वर्ब के साथ प्रपोजिशन ऐड होती है तो उसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो अगर आप फ्रेजल वर्ब यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको उसका असली मीनिंग पता हो। लास्ट में बताना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्शंस आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो राइटिंग होती है फॉर्मल होती है। कांट, डजंट, डोंट ये वगैरह आपने यूज नहीं करता है, गोना वगैरह आपको यूज नहीं करना है। और मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें हमने अपने क्रैश कोर्स में कवर करी हैं, जो आपको सिर्फ 1500 रुपए का मिल जाता है, जिसमें हमने सारे मॉड्यूल्स के शॉर्टकट्स, टिप्स, स्ट्रेटजीज, कॉपी पेस्ट मेथड, रीडिंग की स्ट्रेटजीज, रीडिंग के शॉर्टकट्स, स्पीकिंग के टिप्स, लिसनिंग के एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस, सब कुछ कवर किया हुआ है बहुत ज्यादा डिटेल में। चाहिए तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।